हेलो एवरीवन। मैं रजनीश मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोगों का सिविल सेवा में। जो आज का वीडियो लेक्चर है वो है रिलेटेड कॉलेजियम सिस्टम से, जिसके थ्रू हायर जुडिशरी लाइक सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स में जजेस को अपॉइंट किया जाता है, उनका ट्रांसफ़र किया जाता है, उनका प्रमोशन किया जाता है। प्रमोशन एज इन लोअर कोर्ट से आपको हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में उनका प्रमोशन किया जा सकता है। तो आज की वीडियो लेक्चर थ्रू हम जानने का प्रयास करेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम है क्या, इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, खूबियाँ क्या हैं, इसमें बुराइयाँ क्या हैं और ऐसे कौन से कदम उठाए जाएँ जिससे कॉलेजियम सिस्टम बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। और उसके साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में कॉलेजियम सिस्टम को लाना क्यों पड़ा, क्योंकि आज़ादी के बाद से ही जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है, इनमें टकराव होता रहा है जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कॉलेजियम प्रणाली है क्या। कॉलेजियम प्रणाली वह है जहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करते हैं, जिसके आधार पर इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि कॉलेजियम का जो है ये विकास कैसे हुआ भारत में। आज़ादी के बाद से ही हमारे देश में काफ़ी इनइक्वलिटी थी। कईयों के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी या लैंड हुआ करती थी, कईयों के पास बहुत कम हुआ करती थी। तो चूँकि हम एक इगलिटेरियन सोसाइटी हैं जहाँ पे कि राइट टू इक्वलिटी की बात की जाती है, तो गवर्नमेंट ने इक्वलिटी लाने के लिए जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा लैंड हुआ करती थी उसको लेके छोटे भूमिहीन और सीमांत किसानों को उसको देना शुरू किया, या जो काश्तकार के रूप में काम करते थे उनको। तो गवर्नमेंट 3 एक्ट ले आई थी। सबसे नंबर 1 पे आता है जमींदारी एबोलिशन एक्ट या जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, और दूसरे नंबर पे आता है काश्तकारी सुधार। क्या होता था कि जो काश्तकार थे या जो किराए पे दूसरे की भूमि पे काम करते थे, जिसे अधिया बोलते हैं या 1/4, अपने उपज का जो है ऑलमोस्ट 35 से 75% जो है वो जमींदारों को दे दिया करते थे। तो उनके पास बचता ही क्या रहा होगा उस समय, प्रोडक्टिविटी भी कम, और जो निकलता भी था उसको वो लोग बड़े जमींदारों को दे देते थे। तो इससे गरीबी बढ़ती जा रही थी। और तीसरा जो है लैंड होल्डिंग पर सीलिंग। इसमें क्या हुआ था, जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा भूमि थी, या होता था कि एक जमींदार के पास 200-300 बीघे या एकड़ ज़मीन हुआ करती थी, उसको लेकर छोटे किसानों को वो भूमि दी जाने लगी थी। अब अंडर आर्टिकल 19F के थ्रू क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी, वो क्या है हमारा मूल अधिकार हुआ करता था। तो जितने लोगों की प्रॉपर्टी या लैंड गवर्नमेंट जो है ले रही थी, वे लोग कोर्ट के शरण में चले गए। तो कोर्ट ने, चूँकि ये मूल अधिकार जो है इसका संरक्षक माना जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, उन्होंने गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए सारे कदमों को जो है वो असंवैधानिक घोषित कर दिया। गवर्नमेंट भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। अभी तक क्या हुआ करता था, 8 शेड्यूल हुआ करते थे, उन्होंने 9 शेड्यूल को ऐड किया। उसका ये प्रोविज़न था कि गवर्नमेंट के जो भी रूल्स या जो भी अमेंडमेंट्स इस प्रोविज़न में, इस शेड्यूल में डाले जाएंगे, अब उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। तो गवर्नमेंट ने पूरी तरह से 9 शेड्यूल को इंसुलेट कर दिया जुडिशियल रिव्यू से। अब बारी थी न्यायपालिका की। उन्होंने क्या किया कि केशवानंद भारती केस जो 24 मार्च 1973 को था, उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की घोषणा की। उसमें ये कहा कि कोई भी कानून केंद्र सरकार या तो पार्लियामेंट चाहे तो कोई भी कानून बना सकती है, लेकिन उससे जो संविधान का मूल ढांचा है उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और तो गवर्नमेंट, अब बारी फिर गवर्नमेंट की थी। गवर्नमेंट ने क्या किया कि 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू उन्होंने क्या किया कि राइट टू प्रॉपर्टी जो 19F में अभी तक आता था और जो मूल अधिकार हुआ करता था, उसको उन्होंने अब क्या किया 300A में डाल दिया, जो सिंपल लीगल राइट रह गया था। तो अब जो है आपकी प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट ले रही है इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए, तो आप उसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते थे। एटलीस्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट, लीगल राइट है आप जा सकते हैं, बट फंडामेंटल रिगार्डिंग आप नहीं जा सकते हैं। अब बारी फिर से न्यायपालिका की थी। उन्होंने IR कोहेल्यो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस 2007 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि 24 मार्च 1973 के बाद 9th शेड्यूल में जो भी प्रोविजंस या रूल्स या जो भी अमेंडमेंट डाले जाएंगे, अब वो उसकी न्यायिक समीक्षा अब न्यायपालिका द्वारा की जा सकती है। अभी मामला लगातार चल रहा है। अब आता है इंदिरा गांधी का टर्म। उन्होंने क्या किया,
अभी तक एक कन्वेंशन था या तो ऐसे परंपरा रही थी कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज रहेगा उसी को जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता था। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया कि अजीत नाथ रे को उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया, 3 मोस्ट सीनियर जजेस के होते हुए उनकी सीनियरिटी को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने अजीत नाथ रे को अपॉइंट कर दिया। अभी मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि 1976 को उन्होंने जस्टिस बेग को अपॉइंट कर दिया जस्टिस हंसराज खन्ना की जगह पे, क्योंकि जस्टिस हंसराज खन्ना ने ही जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के यशवंत भारती केस में सरकार के खिलाफ फैसला दिया था। तो ये बदले की भावना से या पॉलिटिकल वेदांता कह सकते हैं इसको आप। और अगेन 78-79 में 2 अनस्टेबल गवर्नमेंट जिसे मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह द्वारा चलाया जा रहा था, इंदिरा गांधी फिर से पावर में आई। उन्होंने आने के बाद उन्होंने फिर से अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग शुरू कर दी जजेस को अपने हिसाब से, और इसी पे शुरू होता है हमारा 3 जजेस केसेस, 3 न्यायाधीशों के मामले के द्वारा जो है अब प्रेजेंट जो कोलिजन सिस्टम है ये डेवलप हुआ था। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि तीनों जजेस केस है थे क्या। तो जो फर्स्ट जज केस था, इसको पेप्सी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। इसने क्या किया, इसने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है और अनुच्छेद 124 केवल परामर्श के बारे में बात करता है, न कि सहमति के बारे में। इट मीन्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी रिकमेंड करेगा किसी जज के अपॉइंट, प्रमोशन या ट्रांसफर को लेके, राष्ट्रपति चाहे तो उसको माने चाहे तो न माने, क्योंकि ये सिर्फ एक परामर्श माना जाएगा और जज चाहे तो उससे सहमति जताए चाहे तो न जताए। उसके बाद 1993 में सेकेंड जज केस स्टार्ट हुआ, जिसे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट और रिकॉर्ड्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था। इस केस में क्या किया गया, इस मामले में इन्होंने क्या किया, जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट और रिकॉर्ड एसोसिएशन था, इन्होंने इस मामले में चुनौती दी कि कैसे जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है। और इस 9 जज की एक बेंच बनी और इन्होंने फर्स्ट जज केस में अपने दिए गए फैसले को पलट दिया और खारिज कर दिया। उन्होंने कही कि जो वास्तव में जो परामर्श का वास्तव में अर्थ सहमति ही है। इसके अलावा यह कहा गया कि ये भारत के मुख्य न्यायाधीश की व्यक्तिगत राय नहीं थी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से गठित एक संस्थागत राय थी। मीन्स जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो अपनी राय देने के पहले 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करते हैं। इसीलिए जो है अब जो ये राष्ट्रपति जो भी रिकमेंड करेंगे वो अब मैंडेटरी हो जाएगा, राष्ट्रपति को बात माननी पड़ेगी, बाइंडिंग हो जाएगा उसके ऊपर। अब आता है थर्ड जज केस। इसमें एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया गया और सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि आप जो सेकंड जज केस है उसमें कुछ चीज़ों को स्पष्ट करें। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिफारिश करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों, पहले केवल 2 थे ऑब्वियसली सेकंड जज केस में, से परामर्श करेंगे। इससे वर्तमान कोलिजियम प्रणाली का उदय हुआ। इससे कुछ प्रोविजंस जैसे थे, कोलिजियम के सभी सदस्य लिखित में अपनी सिफारिश देंगे। ओके, जैसे 4 सीनियर मोस्ट जजेस थे वो लिख के बताएंगे कि हम किस नाम को रिकमेंड कर रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष की नियुक्ति में कोलिजियम के बहुमत का निर्णय मान्य होगा। ऑब्वियसली 4 सीनियर मोस्ट जजेस, एक CGI हो गए आपके, तो 5 लोग हो गए। तो ऑब्वियसली जब 3:2 होगा तो 3 जज जिसके पक्ष में रहेंगे, मतलब बहुमत होगा, उसी का निर्णय मान्य होगा। यहाँ पे यहाँ तक कि अगर 2 न्यायाधीश किसी विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के खिलाफ हैं तो CGI ऐसी नियुक्ति के लिए दबाव नहीं डालेगा। मतलब 3:2 का अगर रेशियो भी है, अगर 2 लोग इसके खिलाफ भी हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इसके लिए बाकी 2 जज पर दबाव नहीं बनाएगा। इट मीन्स वो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी जाएगी। इसमें एक और प्रोविजन था कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उत्कृष्ट योग्यता वाले वकील को उसकी वरिष्ठता की परवाह किए बिना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अगर कोई जैसे कोई लॉयर हुआ या कोई हाई कोर्ट का जज हुआ जिसमें मेरिट है या क्वालिफाइड है काफ़ी अच्छा खासा, तो उसकी सीनियरिटी की परवाह किए बिना ही उसको जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अभी जानने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट जो बीजेपी गवर्नमेंट है और सुप्रीम कोर्ट या जो जुडिशरी है उनमें क्यों इतना झगड़ा चल रहा है, बाद में टकरार की स्थिति क्यों बार बार पैदा हो रही है। तो अगेन जो हमारी विधायिका है और कार्यपालिका, उन्होंने क्या किया कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 को द्वारा इन्होंने राष्ट्रीय न्यायपालिका नियुक्ति आयोग या नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स कमीशन
घोषणा की, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी और ये न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान कोलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए एक प्रस्तावित संवैधानिक निकाय था। इसमें 6 लोग शामिल थे, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के 2 सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश, केंद्रीय कानून व्यक्ति और 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। यहाँ पेच इस पे फंसता है, आपके प्रतिष्ठित व्यक्ति पे। इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता की एक समिति द्वारा 3 साल की अवधि के लिए नामित किया जाना है और ये पुनः नामांकन के पात्र नहीं है। जैसा कि आप देख सकते थे, अभी तक क्या था, हमारा जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट था, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त किया जाता था। ये कार्यपालिका द्वारा एक कोशिश थी जुडिशरी में इंटर करने की या इंटरफेरेंस बढ़ाने की, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरे सिरे से नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने संविधान की घोषणा की और 99वें संविधान संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 को असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि जो मूल ढांचा है संविधान का, उसका ये उल्लंघन करती है। इसमें 99वें संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 124 को पेश किया, जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन और संरचना के लिए प्रदान करता है, जिसमें न्यायपालिका के सदस्यों के अलावा केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं। जैसा मैंने पहले बताया था, पेच वहीं फंसा था। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका की प्रधानता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 124A अपर्याप्त था, क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को शामिल किया गया था। उल्लंघन करने वाले मीन्स आपकी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके फायदे क्या हैं कोलिजियम सिस्टम के। अब आप समझिए इसको। यह अनुच्छेद 50, जो कि राज्य की नीति तत्व में आता है, में अनिवार्य रूप से कार्यपालिका के हस्तक्षेप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता या पृथक्करण को सुनिश्चित करता है। हमारे देश में क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में। अब आप समझिए कि जो मान लीजिए कार्यपालिका है, जैसे मान लीजिए डीएम है, एसएसपी है, या जो भी है, उधर से विधायिका, उसका जो मिनिस्टर होता है वो हमारे कार्यपालिका का पार्ट होता है। तो आपके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में वाटर राइट सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो मिनिस्टर रहेगा वो कार्यपालिका के बीच में आता रहता है, साथ में आता है, तो वहाँ पे वाटर टाइट सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। बट जुडिशरी पूरी तरह से क्या है, इंसुलेटेड है। तो आर्टिकल 50 जो है इस पृथक्करण को पूरी तरह से सुनिश्चित करता है। कोलिजियम सिस्टम का एक फायदा हो गया। दूसरा फायदा यह है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों की राय को मान्य करने के लिए उनके विचारों को लिखित रूप से लिया जाता है। इट मीन्स अगर आपने लिखित दे दिया तो अपनी बात से आप पलट नहीं सकते, तो आपको प्रॉपर सबूत होता है आपके पास। बहुमत की राय हमेशा प्रबल होती है, जो नियुक्त की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन करती है। जैसा आपको बताया मैंने, 5 लोग रहेंगे, अगर 3:2 रेशियो में आ रहा है तो 3 लोगों की बात मानी जाएगी, जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है हमारे देश में। जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है वही जीतता है। कोलिजियम के 2 न्यायाधीशों की राय को भी गंभीरता से लिया जाता है और संदिग्ध उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया को रोक दिया जाता है। जैसे मैंने कहा कि अगर 2 लोग भी किसी नियुक्ति प्रक्रिया के खिलाफ हैं तो सीजीआई उनको बार बार दबाव नहीं बनाएगा, और इस तरह से जो प्रक्रिया है पूरी तरह से रद्द कर दी जा सकती है। एक बार यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रतिभाशाली वकीलों को उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में उच्च न्यायपालिका में नियुक्त करने की अनुमति देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब क्वालिफाइड या मोर मेरिटोरियस लोग होंगे, उनको जो है उनकी सीनियरिटी का बिना ख्याल रखे उनको जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जा सकता है। अब जानने की कोशिश करते हैं इसके दोष क्या हैं, क्यों बार बार प्रॉब्लम आ रही है। कोलिजियम प्रणाली में नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है। यह उच्च न्यायालयों के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए वरिष्ठ वकीलों का चयन करने के लिए न्यायाधीशों के स्थानांतरण या पदोन्नति के लिए कार्यप्रणाली या कारणों को प्रकट नहीं करता है। ऐसा आपको पता ही होगा कि न्यायपालिका जो है वो किसी के लिए जवाबदेह नहीं है, और इस सिलेक्शन प्रक्रिया को जो है जरा भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। जबकि विधायिका जो है वो पार्लियामेंट के प्रति और हमारे जनता के प्रति जो है वो जवाबदेह है। इसलिए जो है कोलिजियम प्रणाली का एक पहला दोष है। सेकंड नंबर आता है कि लैक ऑफ कंसेशन एमंग मेंबर्स ऑफ कोलिजियम रिजल्ट इन डिले और इवन रिवर्सल ऑफ डिसीजन एट टाइम्स। कोलिजियम सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटलीस्ट 30% वैकेंसीज ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट्स। अब आपको जैसा मैंने बताया कि अगर 2 लोग भी विरोध में हैं तब भी जो है अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा। और तो अब इसलिए बात है कि अगर बार बार नाम दिया जा रहा है, 2 लोग उसके खिलाफ हैं,
तो अपॉइंटमेंट तो हो नहीं पाएगा। इससे क्या होता है, जो अपॉइंटमेंट जो प्रक्रिया है उसमें देरी होती जाती है और जो है हाई कोर्ट में जो है वैकेंसीज बढ़ती जा रही है। थर्ड नंबर देखिए, देयर आर इंसिडेंट्स ऑफ फेवरेटिज्म एंड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू मेंबर्स फ्रॉम जुडिशियल फैटेंटी। न्यायिक बिरादरी के सदस्यों के साथ पक्षपात और तरजीही व्यवहार की घटनाएं कई बार देखने में आई हैं कि आपके मान लीजिए कोई हाई कोर्ट का जज है या सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसका कोई भाई या कोई ऐसा वकील से अच्छी बनती है या किसी जज से अच्छे टर्म्स हैं, तो क्या करेगा वो भाई भतीजावाद के दम पे उसको जो है ऊपर अपॉइंट कर लेता है। ये कहीं न कहीं हमारे जुडिशियल जो जजमेंट देने की प्रक्रिया है उनकी जो गुणवत्ता को है कम करता है। ऑब्वियसली कोई अगर मेरिटोरियस नहीं है और ऊँचे पद पे बैठेगा तो ऑब्वियसली वो ठीक से जस्टिस डिलीवर नहीं कर पाएगा, जिससे कहीं न कहीं न्यायिक प्रक्रिया में बाधा आएगी, उसकी गुणवत्ता में भी कमी आती जाएगी। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के कारण उच्च न्यायालयों में राजनीति से प्रेरित नियुक्तियाँ। ऑब्वियसली अगर आपकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो ब्राउनी पॉइंट्स लेने के लिए आदमी कभी-कभी मान लीजिए वही भाई भतीजावाद अपने किसी रिलेटिव को ऊपर ले जाने के लिए जो है राजनीतिक गेन के लिए वो क्या करते हैं, गलत या तो निर्णय देते हैं या तो फिर कहीं अच्छी जगह फिर से रिअपॉइंट करने के लिए जो है वो राजनीति से प्रेरित होने लगते हैं। अब देखते हैं आगे का रास्ता क्या हो सकता है, जिससे अनुसरण करने योग्य कौन से कदम होंगे जिससे कि कोलेजियम सिस्टम अच्छे से वर्क करे या फिर न्याय को सुनिश्चित किया जा सके। इसमें कहा गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मानदंड प्रदान करके कोलेजियम प्रणाली में भीतर से सुधार किया जाना चाहिए। मीन्स जो भी प्रक्रिया है न्यायाधीशों को अपॉइंट करने ट्रांसफ़र करने को, उसको पब्लिक डोमेन में रखिए और उसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बनाएं, जिससे कि बाकी लोगों को पता चल सके कि प्रक्रियाएं चलती कैसी हैं, अपॉइंटमेंट कैसे होता है और इनका ट्रांसफ़र कैसे होता है। इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। मैं रजनीश मिश्रा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको फॉलो करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो लेक्चर का PDF जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।